हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक अंडाणु जनन या हम oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इसका पहला वीडियो सेगमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है और आपको मिल गया होगा। इसमें हम लोगों ने शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस पर डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बता रखा था कि या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये दो टॉपिक थी जो एक गैमेटोजेनेसिस के मेन टॉपिक के अंतर्गत आती थी, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन पढ़ लिया था। ध्यान रखें, यह बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 12 के बायोलॉजी के एग्जाम के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इस समय जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चैप्टर हमने आपको कंटिन्यू नहीं पढ़ाया है, उनमें से हम उन इंपॉर्टेंट सेगमेंट को चूज करके आपको वीडियो दे रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की अधिकतम संभावनाएं हैं। इसलिए पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमसे जुड़े हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे तो आप ऐसे वीडियो को 100% समझें और तैयार करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर आप नीट जैसे एग्जाम में इनके अधिकतम क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस के दौरान oogenesis की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि oogenesis या अंडाणु जनन की प्रक्रिया पृथ्वी पर स्तनधारियों में प्राइमेट्स के बॉडी में पाई जाती है। यानी मादा जनन तंत्र में जितने भी प्राइमेट्स वर्ग के जीव आते हैं, इनमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी ब्रह्मांड के प्राइमेट्स गण के जीवों में स्तनधारियों में अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है। अंडाणु जनन क्या है? अंडाणु प्लस जनन। अंडाणु मीन्स अंडाणु या ओवा, जनन मीन्स होता है नई कोशिका का निर्माण होना या फिर नए जीव का निर्माण होना। तो अंडाणु मतलब हुआ ओवा का, और जनन मीन्स होता है फॉर्मेशन, यानी ओवा का फॉर्मेशन होना, ओवा का निर्माण होना, नोन एज द oogenesis, या इसी को अंडाणु जनन कहते हैं। अब अंडाणु जनन ओवा क्या है? तो ओवा एक प्रकार की कोशिका है और यह कोशिका ओवरी में बनती है। अब पूरी परिभाषा सुनिएगा। किसी मादा जनन तंत्र में या मादा जनन तंत्र में अंडाशय को अस्त्रित करने वाली कोशिका, जिसका नाम है जर्मिनल इपिथेलियम या जनन इपिथेलियम कोशिकाएं, इनके विभाजन के फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होता है या इनके विभाजन के द्वारा अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम अंडाणु जनन कहते हैं। यानी अंडाणु जनन वनन कुछ नहीं है। मादा जनन तंत्र में जर्मिनल इपिथेलियम कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप डिवीजन के फलस्वरूप कुछ कोशिकाएं बनती हैं। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे हम अंडाणु जनन या oogenesis कहते हैं। अब हम अंडाणु जनन प्रक्रिया को देख लेते हैं। आपको अगर शुक्राणु जनन पढ़ाया गया और आपने उसे अच्छे से देख रखा है तो पहले आप क्लियर करें। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में 3 प्रावस्थाएं थी: ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, यानी गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इसी प्रकार अगर हम बात करें अंडाणु जनन की तो ये भी 3 फेजों में बटा होगा। पहला फेज होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होगा ग्रोथ फेज और तीसरा होगा मैचुरेशन फेज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुक्राणु जनन से यहाँ पर डिफर है, हमें उन्हीं के बारे में ज्यादा फोकस करना है और समझ लेना है। तो पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनल इपिथेलियम। आप अगर टीएस सेक्शन आप ओवरी नहीं पढ़े तो मैं केवल रफली यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यह एक सेक्शन है ओवरी का, तो इनके किनारों की तरफ कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम जर्मिनल इपिथेलियम सेल कहते हैं। ये पार्ट्स यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और सबसे पहले इन्हीं में डिवीजन प्रारंभ होता है। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में जर्म सेल भी कहते हैं। इन कोशिकाओं का जो भाग है यह डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, और यह द्विगुणित कोशिका माइटोटिक सेल डिवीजन से डिवाइड होना प्रारंभ हो जाती है। पहले 1 से 2 कोशिका, फिर 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं जब सेकंड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और चारों कोशिकाएं द्विगुणित से द्विगुणित ही रहती है। यानी सबसे पहले जर्मिनल इपिथेलियम कोशिकाओं के अंदर गुणन होता है, विभाजन होता है, वह विभाजन माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। यहां तक माइटोटिक सेल डिवीजन पूर्ण हो जाता है और इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज या हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। जब कुछ समय तक जब ये 4 कोशिकाएं बन रही होती हैं, अब इसके बाद देखें हम आगे को केवल एक सेल का डिवीजन दिखा रहे, बट यही प्रक्रिया सेम तीनों सेल में भी होती है। कुछ समय के लिए यह कोशिका विभाजन की दर रुक जाती है,
तो इस दौरान कोशिका का आकार बड़ा होता है, जिसका प्रमुख कारण कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का पूर्ण विकास हो जाना या विभाजित हो जाना होता है। देन इसके बाद कोशिका का आकार बढ़ता है। अब इस कोशिका को oocytes कहा जाता है और जिस दौरान कोशिका का आकार बढ़ रहा होता है उसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। एक बार मैं वापस ले चलता हूं। सबसे पहले तो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका विभाजित हो रही है, एक बार देन दूसरी बार, और दोनों बार माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, तो 1 से 2 और 2 से 4 कोशिका बनेगी। 2n थी और लास्ट में 2n द्विगुणित ही रह जाएगी। यह प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था है। पुनः एक कोशिका का विभाजन रुक जाता है तो कोशिका के इंटरनल परिवर्तन होता है, आंतरिक भाग में परिवर्तन होता है, फिर उसके केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य की संरचना परिवर्तित होकर बदलती है। तो इस फेज को हम ग्रोथ फेज या फिर इस फेज को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। देन अब सेल का नाम बदल जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम से कोशिकाओं को हम oocyte कहते हैं। देन इसके बाद में अब मियोसिस डिवीजन प्रारंभ होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के दौरान 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका तो oocyte कहलाती है, कोशिका का नाम जरूर देखेंगे। फर्स्ट सेल को हम oocyte कहते हैं और सेकंड जो सेल बनती है वह उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। आगे चलकर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके 2 सेल बनाती है और दोनों सेल यानी 1, देन देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये तीनों कोशिकाएं कुछ समय इन कोशिकाओं को पोषण देने के बाद नष्ट हो जाती है। यहां से आप जरूर समझने का प्रयास करें। वो साइड्स 2 बार यानी एक बार विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है, एक oocyte बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी कुछ समय बाद 2 सेल में डिवाइड करके अपघटित हो जाती है। देन देखें oocyte जो है फिर एक सेल में 2 बार डिवाइड होगा, तो एक सेल तो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, एक सेल पुनः सेकंड पोलर बॉडी के रूप में नष्ट हो जाता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी मिलाकर 4 कोशिकाएं बनती हैं। देखिए एक से इधर मैं वापस अलग दिखा रहा हूं। मान लीजिए एक कोशिका थी, यहां डिवाइड हुई 2 कोशिका बनाई। एक कोशिका को हमने फर्स्ट पोलर बॉडी कहा और दूसरी कोशिका को oocyte कहा। देन इसके बाद आगे को देख लेंगे। देन इसके बाद इस सेल ने फिर डिवीजन किया और 2 कोशिका बनाई। एक को हमने ओवम कह दिया, दिस इज द ओवम, ये ओवम हो गया, और इसको हम सेकंड पोलर बॉडी कह देंगे, दिस इज द सेकंड पोलर बॉडी। इसमें भी एक बार और विभाजन होगा तो 2 कोशिका बन जाएगी और इसको हम सेकंड पोलर बॉडी कहेंगे, सेकंड पोलर बॉडी कहेंगे। अब ये भी नष्ट हो जाता है, 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 यानी ये 4 कोशिकाएं पोषण देने के बाद नष्ट हो जाती हैं। एक कोशिका जो oocytes होती है oocyte देन ओवम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक सेल फंक्शनल रह जाती है जो फाइनली ओवम में बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि एक कोशिका जो oocytes होता है या जाकर लास्ट में एक ही ओवम बनाता है, तो 4 कोशिकाएं 4 ओवम का फॉर्मेशन करेगी। इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? एक oogenesis प्रक्रम में एक जर्मिनल एपिथेलियम से 4 ओवम का फॉर्मेशन होता है। हम इसके पीछे अगर टॉपिक को क्लियर किए हैं और आप उसे अच्छे से समझ पाए हैं तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस में 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होता था। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द मैच्योरेशन फेज। फाइनली मैं तीनों को एक साथ जोड़कर समझाता हूं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज है, कुछ नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। जर्मिनल एपिथेलियम सेल 2 बार माइटोटिक सेल डिवीजन करती है, 4 द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसी को हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। पुनः कुछ समय के लिए डिवीजन की दर रुक जाती है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म का डेवलपमेंट होने लगता है, इस प्रावस्था को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। पुनः इसके बाद में फिर सेल डिवीजन प्रारंभ होता है, अब मियोसिस सेल डिवीजन होता है। पहली बार में oocytes डिवाइड करके oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है, देन पोलर बॉडी नष्ट हो जाता है कुछ समय बाद पोषण देने के बाद, 2 सेल डिवाइड करने के बाद, और oocytes क्या करता है? फर्स्ट ओवम का फॉर्मेशन करता है और एक पोलर बॉडी बनाता है, सेकंड पोलर बॉडी, जो फाइनली ये भी नष्ट हो जाता है। लास्ट में वो सेल ओवम में कन्वर्ट हो जाती है। अंडाणु जनन प्रक्रम इसी को कहते हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब आपको अच्छे से अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम यहाँ पर इन दोनों में अंतर कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो जब आप दोनों टॉपिक क्लियर कर पाए हैं तो अंदर भी अच्छे से समझ लेंगे। रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने शुक्राणु जनन नहीं देखा है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे जरूर देख ले, तब आपको अंतर समझने में ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी और इनसे क्वेश्चन जरूर बनाया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए तैयार जरूर करें। यहाँ पर हम दोनों में अंतर भी क्लियर करेंगे।
शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में अंतर भी यहीं पर स्पष्ट कर लेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्राणु जनन में जो अंतर है और अंडाणु जनन में अंतर है, इनको देखें। शुक्राणु जनन क्या है, या प्रक्रम या प्रोसेस टेस्टिस के अंदर या वृषण में पूर्ण होता है। कान खोलकर सुनेंगे। शुक्राणु जनन प्रक्रिया वृषण के अंदर या टेस्टिस के अंदर पूर्ण होते हैं, जबकि अंडाणु जनन प्रक्रिया अंडाशय या ओवरी में पूर्ण होते हैं। ऑलरेडी आपका ये क्लियर है, बहुत ही इजी डिफरेंस है कि शुक्राणु जनन नर में होता है तो नर के टेस्टिस में होगा, अंडाणु जनन मादा में होता है तो मादा के अंडाशय में होगा। आगे देखेंगे। इस प्रक्रम में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन उत्तरदायी होता है। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस तब होता है जब एफएसएच और एलएच सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से, या जाकर टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट कराता है, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहते हैं। और इसके सीक्रेट होते ही डिवीजन प्रारंभ होता है, यानी शुक्राणु जनन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा होता है, यानी यह हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है। अंडाणु जनन में सेम प्रोसेस होगा, एलएच और एफएसएच सीक्रेट होगा, बट वह जाकर प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, यानी इस प्रक्रम में प्रोजेस्टेरॉन उत्तरदायी होता है। दोबारा सुनाएंगे। शुक्राणु जनन में टेस्टोस्टेरॉन उत्तरदायी होता है, अंडाणु जनन में प्रोजेस्टेरॉन उत्तरदायी होता है। वेरी इजी। अगला देखेंगे। जब मैंने शुक्राणु जनन पढ़ाया था तो क्लियर किया है कि एक जर्म सेल्स के द्वारा, यानी एक सेल जब डिवाइड होती है एक शुक्राणु जनन में, तो फाइनली 16 शुक्राणु प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि 1 से 4 1 से 4 1 से 4 1 से 4 और पहला 4, तो 4 4 4 4 16 बन जाएंगे, और यानी 4 × 4 16 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। कान खोलकर सुनेंगे। एक शुक्राणु जनन प्रक्रम में एक जन्म कोशिका 16 शुक्राणुओं को प्रोड्यूस करती है, जबकि एक अंडाणु जनन में प्रक्रिया में एक जनन एपिथेलियम कोशिका केवल 4 अंडाणु प्रोड्यूस करती है। अब इसका कारण भी अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, क्लियर किया है कि जब इस प्रोसेस में सेकंड डिवीजन शुरू होता है ग्रोथ फेज के बाद, तो हर स्टेप पर एक पोलर बॉडी बनती है, वह अपघटित हो जाती है, जबकि यहाँ कोई पोलर बॉडी जैसी संरचना नहीं बनती है और वह कंटिन्यू बनती रहती है। तो इसमें एक वृषण के अंदर एक शुक्राणु जनन में 16 शुक्राणु बनते हैं, निर्मित होते हैं, और एक अंडाशय के अंदर जनन एपिथेलियम से अंडाणु जनन में केवल 4 अंडाणु बनते हैं। इस प्रक्रम में लगातार यह प्रक्रम होता रहता है, तो इसमें कम समय लगता है, और इस प्रक्रम में अधिक समय लगता है, क्योंकि एक अंडाणुओं के परिपक्व होने और बनने में मादा जनन तंत्र के अंडाशय में अधिक समय लगता है, तो इसमें अधिक समय लगता है। अब मैं फटाफट बोल देता हूं। पहले में देखेंगे शुक्राणु जनन वृषण के अंदर होता है, अंडाणु जनन अंडाशय में होता है। शुक्राणु जनन के लिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन उत्तरदायी होता है, अंडाणु जनन के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्तरदायी होता है। एक शुक्राणु जनन में 16 शुक्राणु बनते हैं, एक अंडाणु जनन पूर्ण होने पर 4 अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रम में अधिक समय नहीं लगता है, इस प्रक्रम में अधिक समय लगता है। तो दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ऑलरेडी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से वीडियो देखते रहें, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो आप वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, साथ में शेयर भी करते रहें, क्योंकि अन्य लोगों को भी लाभ मिलता रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।